गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द मुग़ल एम्पायर, जिसमें हमने मुग़ल एम्पायर के जो ओरिजिन था वो स्टडी किया था। उसके बाद जो उनका मनसबदार और जागीरदार सिस्टम था हमने वो भी स्टडी कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा ज़ात एंड द ज़मींदार। ये क्या है? अभी जो मुग़ल है, मुग़ल एम्पायर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम और उनसे रिलेटेड टर्म्स ही हैं जो हम आगे स्टडी कर रहे हैं। ज़ात और ज़मींदार, ये दो टर्म्स हैं। मेन सोर्सेज जो थी इनकम को कहाँ से मिलती थी, वो क्या करते थे, वहाँ की जो लैंड पे टैक्स लगाते थे, मतलब कि वहाँ के जो किसान होते थे, फार्मर्स थे, उन पे टैक्स लगाते थे और उन टैक्स से ही उन्हें क्या थी, मुग़ल जो रूलर थे उन्हें इनकम मिलती थी। द मुगल यूज्ड वन टर्म ज़मींदार टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरी। अब हमें पता आज के टाइम में भी जब हम ज़मींदार सिस्टम स्टडी करते हैं, मतलब फार्मिंग सिस्टम में, तो ज़मींदार कौन होते हैं? जैसे बड़े लैंड ओनर होते हैं जो क्या करते हैं, ओनर ऑफ द लैंड होते हैं, मतलब मास्टर्स होते हैं, और वो अपने जैसे कि लेबर रखते हैं अपने फील्ड में काम करने के लिए। अकबर्स रेवेन्यू मास्टर तोदरमल carried out a careful survey of the crop yield, price and areas cultivated for 10 year period। उसने क्या, एक अकबर का एक रेवेन्यू मास्टर था। रेवेन्यू मास्टर वो होता है जो क्या है, टैक्स कलेक्ट करता है। उसका नाम था तोदरमल। वो क्या था, उसने 10 ईयर्स का क्या एक सर्वे कंडक्ट किया था, मतलब लैंड पे ही, मतलब फार्मिंग एक्टिविटीज़ पर ही। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। तो उस सर्वे के बेसिस पे उसने क्या किया था, हर एक क्रॉप पे एक कैश की टर्म में मतलब टैक्स फिक्स कर दिया था। मतलब किसी पे 10%, किसी पे 20% टैक्स फिक्स कर दिया था, और इसी से मुगल एम्पायर को क्या थी, इनकम जनरेट होती थी। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू द रेवेन्यू सर्कल विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ द रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। अब प्रोविंस का मतलब मुगल एम्पायर का जितना भी एरिया था, रूलिंग एरिया, उसको क्या था, जैसे हम डिफरेंट आगे सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी तरह क्या था, जो मुगल एम्पायर था उसने एक छोटे छोटे पार्ट्स में खुद को डिवाइड कर लिया था, ताकि हर एक एरिया में डिवाइड करके वहाँ की रेवेन्यू कलेक्शन ईजी हो जाए। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज दी ज़ात। और इसी रेवेन्यू सिस्टम को मतलब कि जो था उसे ज़ात कहा जाता था। मतलब कि पहले के पूरे जो मुग़ल एम्पायर के जितने भी प्रोविंस, मतलब जो रूलिंग एरियाज थे, उसको छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, और वहाँ से फिर क्या थे, रेवेन्यूज़ कलेक्ट करना। इट वॉज प्रिवेलेंट इन दोज एरियाज़ वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर कुड सर्वे द लैंड। ये सिर्फ उन्हीं एरियाज़ में पॉसिबल था जहाँ पर रेवेन्यू भी इजीली कलेक्ट हो सकता था, मतलब कि जहाँ पर एरिया जो था छोटा होता था कंसीडर करने के लिए, और जो लार्ज एरिया होते थे, या फिर जहाँ पर क्या होती थी, जैसे कि गुजरात और बंगाल, जहाँ के सर्वे कंडक्ट करना इजी नहीं था, वहाँ पे टैक्स फिक्स करना और रेवेन्यू सिस्टम भी कैरी करना ज़्यादा इजी नहीं था। इन सम एरियाज द ज़मींदार एक्सरसाइज अ ग्रेट रोल ऑफ द पावर। अब ज़मींदार के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, क्योंकि पावर उस टाइम पे क्या थी, एक तो एरिया के अकॉर्डिंग और एक क्या थी, वेल्थ के अकॉर्डिंग जो डिसाइड होती थी। ज़मींदार क्या थे, मास्टर होते थे लैंड के, तो उनके पास क्या थी, ज़्यादा पावर थी। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी हमने ये एडमिनिस्ट्रेटिव और दी टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था, वो हमने स्टडी किया। उसके बाद क्या था, अकबर ने और कौन कौन सी, मतलब उसकी रिलीजन से रिलेटेड थी या ऑक्यूपेशन रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज़ थी, नेक्स्ट हम वो स्टडी करेंगे। द ब्रॉड फीचर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर लेड डाउन बाय द अकबर एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस्ड बाय द अबुल फजल इन, मतलब अबुल फजल ने अपनी बुक में एन अकबर, मतलब उसकी अबुल फजल ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था एन अकबर, जो इसने अकबर नामा मतलब अकबर पर लिखी थी एक बुक। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द अम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। अभी मैंने बताया था कि पूरे मुग़ल एम्पायर को क्या था, कुछ एक सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे हरियाणा स्टेट है, उसको सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी तरह मुग़ल एम्पायर को भी सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। जैसे सूबास बोलते थे, हर एक सूबे का एक गवर्नर, मतलब एक हेड होता था, उसे सूबेदार कहते हैं। हु कैरिड बोथ पोलिटिकल एंड द मिलिट्री फंक्शन। अब वो जो सूबेदार होता था जिस एरिया का सूबेदार होता था उसके पास पूरी पावर होती थी वहाँ पर सभी एक्टिविटीज़ को कैरी करने की। ईच प्रोविंस हैड ऑल्सो हैड फाइनेंशियल ऑफिसर, दीवान होता था फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब कि जैसे अकाउंटेंट्स होते हैं उसी तरह से दीवान होते थे, जो अकाउंट्स हो गया, फाइनेंशियल मैटर्स का पूरा रिकॉर्ड रखते थे। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस द सूबेदार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर। अब सूबेदार क्या था, मतलब कि बहुत बड़े एरिया का काम सूबेदार अकेला नहीं संभाल पाता था, तो इसीलिए वो आगे क्या थे, अपने सब स्टाफ रखता था सूबेदार भी। सब स्टाफ में कौन कौन होता था, एक होता था मिलिट्री पे मास्टर, जिसे हम बख्शी कहते हैं। मिलिट्री पे मास्टर मतलब जितने भी मिलिट्री
अपॉइंट की होती थी, उनको जो भी सैलरी पे करता था उसे बख्शी कहा जाता था। एंड द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द रिलीजियस एंड द चैरिटेबल पैट्रन्स सदर कहा जाता था। मतलब कि जो वहाँ के जिस एरिया के वो रिलीजियस मैटर्स को सॉर्ट आउट करता था उसे सदर कहा जाता था। मिलिट्री कमांडर को फौजदार कहा जाता था और जो पुलिस कमांडर होते हैं उसे कोतवाल कहा जाता था। तो ये क्या थी, एक पर्टिकुलर एरिया की कौन कौन से मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वर्क करता है, उनसे रिलेटेड कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, तो ये चीज़ें थी। देखो फर्स्ट क्या था हम रिवाइज कर लेते हैं। अबुल फजल ने एक अकबर नेम पे बुक लिखी थी, उसमें उसने क्या थी, मुग़ल एम्पायर की जो डिवीज़न थी और वहाँ पे कौन कौन से ऑफिसर्स उन्हें मतलब संभालते थे उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो दीवान होता था जो जैसे अकाउंटेंट होते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड काम देखता था। सूबेदार होते थे मतलब हर एक जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है वैसे हर एक सूबे का एक हेड होता था जिसे सूबेदार कहते थे। सूबेदार अपने नीचे क्या थे, कुछ एक सब स्टाफ रखते थे जिसे बख्शी क्या करता था, जो जितने भी मिलिट्री अपॉइंट की होती थी उनको क्या था, सैलरी पे करता था। एक था रिलीजियस मैटर से रिलेटेड जो काम देखता था वो सदर देखता था। एक था मिलिट्री का कमांडर जो मिलिट्री का हेड होता था उसे फौजदार कहा जाता था। और जो टाउन की पुलिस होती थी मतलब उसका जो कमांडर मतलब मेन हेड होता उसे कोतवाल कहा जाता था। तो ये कुछ टर्म थी मतलब कि मुग़ल एम्पायर के पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स थी।